अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवेस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। सो फ्रॉम दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग अ वीडियो सीरीज़ जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में। हम लोग माइक्रोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बात करेंगे और उसके क्या-क्या मैकेनिज़्म हैं, उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या हैं और एक्चुअल में जो माइक्रोस्कोपी ये है क्या? इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सो टुडे इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है? जिसमें लोग माइक्रोस्कोप के ऊपर बात करेंगे और उसकी वर्किंग को देखेंगे। कि हमें पता है ना कि माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मैग्नीफाइज अ ऑब्जेक्ट वो जो कि बहुत स्मॉल होता है और वो हमें बहुत बड़ा करके दिखाता है। वी ऑल नो दैट। लेकिन इन वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो जो तमाम काम हो रहे हैं एक्चुअल में उनकी साइंटिफिक बेसिस क्या हैं, वो किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है? सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो एज वी नो कि माइक्रोस्कोपी और अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके दिखाता है, ठीक है? मीन्स के एक ऑब्जेक्ट जिसका जो साइज़ है स्पेशली बिकॉज वी आर टॉकिंग टेक्निकली, तो हम लोग टेक्निकल टर्म्स के साथ ही बात करेंगे। जो साइज़ है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट वो चीज़ जो कि हम लोग विजुअलाइज कर रहे होते हैं, आप उसको स्पेसिमेन भी कह सकते हैं मोर एक्यूरेट टर्म्स के अंदर, जो कि स्मॉल होता है, ठीक है? उसके साइज़ को हम लोग इनलार्ज करते हैं ताकि जो चीज़ हमें एक आम आंख से नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही है, शुड बी रिमेंबर अ नेकेड आई। नेकेड मीन्स नंगी आंख। जो नेकेड का एक्चुअल वर्ड होता है उसका मतलब ये है कि आपने किसी किस्म का ग्लास, किसी किस्म का लेंस कुछ भी ना पहना हो, जस्ट जो नॉर्मल नेचुरल आई होती है उस चीज़ से अगर आप एक चीज़ को नहीं देख सकते हैं, सो वो माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि आपको उस चीज़ को देखने में मदद करेगा। सो माइक्रोस्कोप में हम लोग करते क्या हैं? एन ऑब्जेक्ट विच इज़ स्मॉलर इन साइज, ठीक है, विच वी कांट ऑब्जर्व। वाई? हम क्यों नहीं देख सकते? हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे इसी वीडियो में। प्लीज़ वॉच टिल द एंड, ठीक है? सो माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें स्मॉल साइज वाले ऑब्जेक्ट्स को लार्ज करके दिखाता है, ठीक है? सो वी ऑल नो दैट बिकॉज इट इज़ अ बिट कन्वेंशनल। इस स्टेज के ऊपर हम सब जानते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या करता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है? लेकिन इन वीडियो में मतलब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उसके कौन कौन से साइंटिफिक बेसिस हैं, उनकी क्या क्या ऐसी साइंटिफिक कैरेक्टर्स हैं जो कि एक माइक्रोस्कोप का कैरेक्टर देते हैं, विच इज़ टू मेक अस विजुअलाइज अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट टू इन इन लार्ज फॉर्म, ठीक है? सो there are three main characteristics, ठीक है? नंबर वन मतलब तीन ऐसे मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि एक माइक्रोस्कोप को समझने में हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। सो नंबर वन इज द मैग्निफिकेशन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? बात करेंगे ये होता क्या है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू क्लासीफाई ऑल द थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ठीक है? सो ऑन सेकंड वी हैव रेजोल्यूशन। Now this is the most important topic for this video because most of the videos consisted on resolution। इसकी मदद से हम लोग मैग्नीफिकेशन को भी समझेंगे और इसकी मदद से हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में वो क्या ऐसे साइंटिफिक अप्रोच हैं जो कि एक माइक्रोस्कोप में होते हैं जिसकी वजह से वो एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है हमें या फिर उसको इनलार्ज कर सकता है, ठीक है? ऑन थर्ड वी हैव कॉन्ट्रास्ट। टू बी ऑनेस्ट वैसे बहुत सारे करेक्टर्स हैं आपके माइक्रोस्कोप के, अगर आप उसको सही से अंडरस्टैंड करना चाहें, इन डिटेल पढ़ना चाहें, एज फार एज द साइंस इज कंसर्न, सो दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो आइए अब वन बाय वन बात करते हैं इन तीनों के ऊपर। सो आइए बात करते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन के ऊपर। सो मैग्नीफिकेशन इट इज़ अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिसकी मीनिंग है किसी चीज़ की तादाद को बढ़ाना या किसी चीज़ के साइज़ को इंक्रीज़ कर देना। लेकिन एज फार एज द माइक्रोस्कोप इज़ कंसर्न हम लोग इस मैग्नीफिकेशन इस टर्म को यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज़ द बेसिक property of a microscope. Magnification means to increase the size of an object. It means that to increase the size. Magnification. So magnification is the most important character of a microscope because it means that इसी की वजह से माइक्रोस्कोप होती है because माइक्रोस्कोप क्या करती है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है और छोटी चीज़ को बड़ा करने को अगर आप एक वर्ड में डिफाइन करें तो आप कहेंगे मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन मीन्स टू इंक्रीज द साइज, ठीक है? सो अगर बात करें पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो एज वी नो कि जितने भी हमारे पास माइक्रोस्कोप हैं, चाहे वो लाइट माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो सम पार्ट एक्सरे माइक्रोस्कोप भी हो, तो उसमें हमारे पास दो मेन लेंसेज होते हैं, ठीक है? एज वी नो के लेंसेज होते हैं, लेकिन इन तमाम की तमाम माइक्रोस्कोप में दो हमारे पास मेन लेंसेज होते हैं, टू मेन लेंसेज। अच्छा, बिफोर दैट शुड बी रिमेंबर हम लोग मैग्नीफिकेशन को टाइम्स में
मेजर करते हैं, 2 टाइम्स फॉर एग्जांपल, 4 टाइम्स फॉर एग्जांपल, 10 टाइम्स फॉर एग्जांपल, 2000 टाइम्स, मीन्स के इतने गुना एक चीज़ इनलार्ज हो चुकी है। बिकॉज आपको मैग्नीफिकेशन का मतलब एक चीज़ बड़ी हो रही है, तो कितनी बड़ी हो रही है, इतने टाइम्स बड़ी हो रही है। सो एक्स मीन्स टाइम्स, शुड बी रिमेंबर। अच्छा, सो एज वी नो कि हमारे पास जितने भी माइक्रोस्कोप्स होती हैं उनमें हमारे पास 2 मेन लेंसेज होते हैं। हाउ मेनी? 2। सो वन ऑफ देम एज वी नो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, ऑब्जेक्ट के करीब होता है, और जिसमें सबसे पहले आपकी जो ऑब्जेक्ट से डिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो जिस लेंस में सबसे पहले एंटर होती है, इट इज़ नॉन एज ऑब्जेक्टिव। और देन वी हैव आई पीस, जो कि हमें फाइनल इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो एक माइक्रोस्कोप की ओवरऑल मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दोनों की डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सो एज वी नो कि अच्छा, नॉर्मली जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है इसकी मैग्नीफिकेशन हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। वाई? इट हैज़ एक्चुअली कपल ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट, ठीक है। और उसमें से जो मेन रीजंस ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जेक्ट के बहुत करीब होता है, ठीक है। देन अगर आप इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा रखते हैं तो इसमें क्रोमेटिक एबिरेशंस की, यानी जो फॉल्ट आ जाता है लेंसेज में, उसका जो चांस है वो भी थोड़ा सा कम रहता है। बिकॉज अगर आप आई पीस की मैग्नीफिकेशन को ज़्यादा रखते हैं रेदर देन ऑब्जेक्टिव, तो उससे क्या होगा कि जब आप उस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना चाहेंगे, सो मे बी और मे नॉट बी, वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको थोड़ा सा ब्लरी नजर आए, थोड़ा सा लेस रिजॉल्व नजर आए, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन वी कीप ऑब्जेक्टिव एट हायर मैग्नीफिकेशन। जो नॉर्मली अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, बिकॉज द मोर कन्वीनियंट इज टू टॉक अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो अगर लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसमें हमारे पास 3 और 4 और 5 समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप वी आर यूजिंग, हमारे पास लेंसेज होते हैं, मींस ऑब्जेक्टिव होते हैं। यू कैन रोटेट देम एंड यू कैन सेट योर रेलिवेंट मैग्नीफिकेशन। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मोस्टली हमारे पास होते हैं अप टू 40x, देन वी हैव 60x, देन वी हैव 80, एंड देन वी हैव 100x, और सम टाइम आपके पास 150x और प्लस, यानी 150x प्लस मैग्नीफिकेशन के भी लेंसेज आपके पास रखे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आई पीस होता है इट्स अबिट, मतलब इसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है थोड़ी सी कम ही रखते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजंस विच आई हैव टोल्ड बिफोर, ठीक है। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो होती है 10 टाइम्स, देन वी हैव 21, एंड देन वी हैव 31। वैसे लाजमी नहीं है कि खाली 10 ही हो, 20 हो, 30 हो, आपकी मतलब 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, इसके अलावा 27 भी हो सकता है। जस्ट लाइक दैट ऑब्जेक्टिव के केस में भी ऐसा ही है, आपका जो 40x है ये 45 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने उस माइक्रोस्कोप को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। तो जो ओवरऑल हम लोग मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि वी विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस मैग्नीफिकेशन, यानी मैग्नीफिकेशन of objective, right, is going to multiply with magnification of eyepiece to get overall magnification, ठीक है। यानी ओवरऑल मैग्निफिकेशन हमें किस तरह से मिलती है, व्हेन वी मल्टीप्लाई द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव विद मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए हम लोग 60x का आपका मैग्निफि ऑब्जेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग 20 का आई पीस यूज़ कर रहे हैं। सो 60 इंटू 20, इसकी जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन है इट ऑलमोस्ट 1200 टाइम्स, यानी कि जब आप 60x का ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे और 20x का आपका आई पीस होगा, तो जो आपकी ओवरऑल माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप, it will give you 1200 times in large image of that particular object which is actually आप लोग नहीं देख सकते हैं, तो देख सकते हैं तो बहुत ही छोटा देख सकते हैं, जो कि आपको सही तरह से मतलब जिसको आप आम आंख से देख के अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं सो ये इतना टाइम्स बड़ा हो जाता है और आप इजीली उसको देख सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। सो आइए आप बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। So now let us talk on contrast. But before talking deep into the contrast, let us look at this picture. Can you see any kind of difference in between these three pictures? And can you tell me कि
these pictures are related to which microscopy? You have three options: light, x-ray and electron microscope. So if you know, so ये जो कलरफुल है it is related with light microscope. ये जो बीच वाली है black and white है, थोड़ी सी मैग्नीफाइड है, it is linked with electron microscope. और ये जो end वाली है also black and white, it is linked with x-ray microscope. So what is the difference in between these three images? और आप किस इमेज को बहुत ही वाज़े तौर पर देख सकते हैं? ऑफ कोर्स कलरफुल. सो आइए अब बात करते हैं कंट्रास्ट के ऊपर और फिर बाद में बात करते हैं कि जो इमेज हमने अभी ऊपर विजुअलाइज की है इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है. सो कंट्रास्ट मीन्स टू मेक अ प्रॉपर इमेज इन ह्यूमन आई और अ डिवाइस, यानी टू विजुअलाइज एन इमेज प्रॉपरली. अच्छा, ये जो कंट्रास्ट है ये सिर्फ ह्यूमन आई के लिए है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन सोचता है पिक्चर्स में, और पिक्चर्स इज ऑल अबाउट रिलेटेड विद कलर्स, एंड कलर्स आर ऑल अबाउट इफ यू वांट टू सी द डिटेल, सो इट इज़ रिलेटेड विद कंट्रास्ट. सो कंट्रास्ट एक्चुअली में अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए दिस इज़ ब्लैक, ठीक है, एंड सॉरी मैं काम करता हूँ, दो पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और आप उसमें डिफरेंस बताइएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस. फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है, अ रेक्टेंगल शेप्ड, ठीक है, इट इज़ फिल्ड विद ओवरऑल ब्लैक कलर, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव सेम रेक्टेंगल, ठीक है, मे बी थोड़ा सा शेप में डिफरेंस हो, लेकिन नाउ दैट्स टाइम वी आर changing our colors. I hope you can see this. So are you seeing any difference in between these two objects or images? मीन्स कि आपको एक कलरफुल इमेज में और इस ब्लैक एंड वाइट इमेज में, सॉरी फुल ब्लैक इमेज में, सॉरी अबाउट दैट, आपको किसी किस्म का फ़र्क नज़र आ रहा है? सो ये फ़र्क जो आप देख रहे हैं इट इज़ एक्चुअली मीन्स कंट्रास्ट, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड दैट कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमेशा से पिक्चर्स में सोचता है, तस्वीरों में, एंड पिक्चर्स इज़ ऑल अबाउट कलर एंड कलर डिटेल इज़ ऑल अबाउट कंट्रास्ट. सो मैं आपको अगेन एक और पिक्चर दिखा रहा हूँ. लुक एट दिस पिक्चर. These are the picture of the same object, but one is colorful and the other one is black and white. But I think you can see and you can imagine and you can observe and you can study the picture with colors more efficiently than which is in black and white. So the microscope or the ability of a microscope to give us a picture in contrast form or फिर in colored form, ठीक है, in a much greater details, बिकॉज डिटेल आपकी आती है किसी भी इमेज में आपके कलर से. तो जितना आपका कंट्रास्ट होगा, मीन्स के कलर का डिफरेंस वाजे होगा, उतना ज़्यादा आपकी इमेज जो है वो ज़्यादा इमेजिनेबल होगी, ठीक है, ज़्यादा आप उसको अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे. और जितना ज़्यादा आपकी इमेज में आपके जो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल इमेज में विच इज़ मैग्नीफाइड और विच इज़ प्रोवाइडेड टू यू बाय माइक्रोस्कोप, जितना ज़्यादा उसमें कलर्स होंगे उतना उसको एज वी नो कि समझने में आसानी होती है. सो कंट्रास्ट टू मीन्स मतलब कि कंट्रास्ट का मतलब होता है टू विजुअलाइज एन इमेज प्रॉपरली. और इमेज कब विजुअलाइज होगी? जब उसमें कलर्स होंगे. अच्छा, शुड बी रिमेंबर नेचुरली, यानी आप किसी किस्म की एडिटिंग ना करें उस पिक्चर के अंदर, उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर के अंदर. सो नेचुरली कंट्रास्ट is only related with light microscope. Now let me draw an electromagnetic spectrum to make you understand properly. So as we know कि अगर आप इस तरह से ड्रॉ कर लें electromagnetic spectrum, let me write electromagnetic. अच्छा, I am actually clarifying this statement that contrast is only related with light microscope. Now why
वाई इज़ दैट? बिकॉज एज वी नो कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो इस साइड के ऊपर आपके पास एक्स रेज आती हैं या फिर गामा रेज आती हैं, ठीक है, वी हैव गामा रेज, ठीक है, गामा रेज, ठीक है। देन ये जो पोर्शन है ये आपका एक्स रे क्या आता है, ठीक है। देन वी हैव यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, और देन वी गॉट आवर विजिबल पोर्शन, और उस विजिबल पोर्शन को मैं इस तरह कलर्स में शो कर रहा हूँ। वी हैव रेड, वी हैव blue color, and then we have green, and और इस वक्त हमारे पास इतने ही कलर हैं। सो प्लीज़ आई होप यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि ये पूरे वाइब गोर मतलब वो 7 कलर्स आप यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए। सो देन वी हैव हियर इंफ्रारेड, ठीक है, और फिर उस तरह के मतलब जितनी भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बाकी रेज हैं, मतलब जो बाकी लाइट की फॉर्म्स हैं वो आती है, ठीक है। सो द लाइट माइक्रोस्कोप मीन्स जो नेचुरल लाइट है जो कि हमारे पास सोलर से आती है, इट इज़ कंसिस्टेड विद दिस a partial with this visible portion and a partial with of course UV because most of the light which is coming from sun is ultraviolet। लेकिन जो उसमें एक छोटा सा पोर्शन है वो विजिबल पोर्शन है, ठीक है। सो एज आई हैव टोल्ड के जो कंट्रास्ट है नेचुरली, ठीक है, इट इज़ ओनली लिंक्ड विथ लाइट माइक्रोस्कोप। व्हाई? बिकॉज लाइट माइक्रोस्कोप यूजेज द नेचुरल लाइट मीन्स द विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। हम लोग कलर देख सकते हैं, व्हाई? बिकॉज हमारी आई विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम को देख सकती है। दैट्स वाई आपकी जो लाइट माइक्रोस्कोप है, because it is using the visible portion of the spectrum and visible portion contains the different wavelengths, ठीक है, इसकी जो रेशो होती है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर्स तक की होती है। मतलब इतनी वेवलेंथ से इतनी वेवलेंथ की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगी वो विजिबल लाइट होगी, और जब आप उसको एक्चुअल में ऑब्जर्व करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, सो इट विल बी वेरी कलरफुल, ठीक है। लेकिन जो बाकी एक्सरे और बाकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती हैं उसकी इमेजेस को हम लोग एडिट करके उसमें कलर देते हैं, लेकिन शुड बी रिमेंबर नेचुरली दे आर ब्लैक एंड वाइट। सो आई होप सो कि ये कॉन्ट्रास्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सो नाउ लेट अस टॉक ऑन रेजोल्यूशन। सो आइए अब बात करते हैं रेजोल्यूशन के ऊपर, बट बिफोर गोइंग इनटू द डीपनेस ऑफ रेजोल्यूशन हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि हमें रेजोल्यूशन को प्रैक्टिकली थोड़ा सा वो समझ आए। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं ये आप लोग भी, आप हमारे व्यूअर्स, आप भी हमारे साथ कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ बहुत ही मज़ेदार वाला है, ठीक है। सो मेरे साथ आप एक काम कीजिए कि एक कोई भी इस तरह का, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पेन लिया है, आप लोग भी ले लीजिए, आप लोग लेक्चर नोट कर रहे होंगे मेरा तो आपके पास होगा, सो वो ले लीजिए, और आपने काम करना है कि किसी भी दूसरे पेन से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ब्लैक मार्कर ले रहा हूँ, और मैंने क्या किया कि मैंने इस पेन के ऊपर एक बहुत ही 2 क्लोज डॉट्स बना दिए, राइट देयर यू कैन सी दिस 2 डॉट्स, वन इज देयर, वन इज देयर, इस तरह से आपने करना है, ठीक है। नाउ इफ़ यू हैव ग्लासेस, मतलब अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो उसको उतार दीजिए एंड देन क्लोज योर वन आई, ठीक है, एक आंख बंद कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी आंख के सामने, अच्छा सबसे पहले तो इस पेन को यानी जिसके ऊपर आपने जो 2 डॉट्स लगाए हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रखिए, ठीक है, और देन एक आंख क्लोज कीजिए और जो खुली हुई आंख है उससे इन दोनों डॉट्स को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, बहुत क्लोजली, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता इस पेन को अपनी आई के करीब लेके आइए, स्लोली लाइक आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई कैमरा राइट नाउ, ठीक है, इस तरह से। सो एक अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये जो डॉट्स हैं, ठीक है, ये ब्लर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब उससे पहले तो आपको ये बहुत ही क्लियर नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, डू इट इन नेचुरल लाइट फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आपके पास वाइट लाइट है या फिर आपके पास ट्यूब लाइट है वो भी ठीक है, चल जाएगी, लेकिन आपने इसको बहुत क्लोज देखना है। लेकिन जब आप इसको एक सर्टेन डिस्टेंस के मज़ीद आके लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि जो 2 डॉट्स हैं आप इनमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे। सो वाई इज हैपनिंग लाइक दैट, मतलब आपने अपनी आंख के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के आगे इस पेन को किया और आपने देखा कि ये जो 2 डॉट्स हैं यू कैन नॉट विजुअलाइज दैम क्लियरली, आप मतलब वो जो इमेज है वो एक दूसरे में मिक्स हो रही है, वो ब्लर हो रही है। सो वाई एक्चुअली इट्स हैपनिंग, बिकॉज इट इज़ द लिमिट ऑफ योर आईज रेजोल्यूशन, मतलब इससे ज़्यादा आपकी आई यानी आपकी एक आम आंख रिजॉल्व नहीं कर सकती। So what actually is resolution? Resolution is the ability of an instrument to
डिस्टिंग्विश द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसको आप विजुलाइज कर रहे हैं। जो इस मतलब इस पेन वाले केस में ये जो दो डॉट्स थे ये आपका स्पेसिमेन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है विद फुल क्लैरिटी, यानी एक खास डिस्टेंस के बाद आपकी आंख विजुलाइज नहीं कर सकती थी, मीन्स कि वहाँ पर आपकी आई की रेजोल्यूशन बाउंड्री थी, उससे ज़्यादा आप लोग विजुलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज वाइट लाइट की वेवलेंथ इससे मतलब आगे जाके समझेंगे कि क्यों हम लोग इस तरह से विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेजोल्यूशन को मजीद समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं। आई नो कि मैथमेटिक्स थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी सहारा लिया जा सकता है, ठीक है। सो सपोज कीजिए आर इज रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड डी इज द डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, डिस्टेंस in between two points on object. फॉर एग्जाम्पल जो दो डॉट्स हम लोगों ने शुरू में सपोज कीजिए, इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना छोटा डिस्टेंस है ना, लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप के ऊपर बात करें तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। सो ये डिस्टेंस ये डी है, ठीक है। सो अब एक इक्वेशन है विच इज डी, यानी दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू lambda divided by NA. Now this lambda is your wavelength, means के वो लाइट की सोर्स की वेवलेंथ जो आप यूज कर रहे हैं किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड दिस NA is your numerical aperture. I know this term may be new for you, इसके ऊपर बात करते हैं, numerical aperture. So this is the equation of resolution, ठीक है। अच्छा, ये जो रेजोल्यूशन होती है ना, रेजोल्यूशन, ठीक है, ये इस डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि जो इक्वेशंस हैं इसका क्या मतलब है, और ये जो भी लिखा है, मतलब जो कि हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया वो क्यों हुआ, उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो आइए बात करते हैं। सो आइए अब वन बाय वन बात करते हैं इन इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। तो जो आर है यहाँ पर ये हमारी रेजोल्यूशन है, ठीक है, शुड बी रिमेंबर। हाँ, आर इज रेजोल्यूशन, ठीक है। और जो हमारा डी है, इट इज़ द डिस्टेंस इन बिटवीन टू स्मॉलेस्ट पॉइंट, यानी वो दो पॉइंट्स जो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कंसिडर किए थे, वो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ये डी है, ठीक है। तो ये जो डी है, ये जितना आप छोटा कंसिडर करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, यानी एक इंस्ट्रूमेंट जितने छोटे इन पॉइंट्स के दरमियान के फासले को मुकम्मल डिटेल और मुकम्मल क्लैरिफिकेशन के साथ दिखा सकता है, उतनी ही उस इंस्ट्रूमेंट की जो रेजोल्यूशन पावर है वो ज़्यादा होती है। अगर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जिसकी रेजोल्यूशन पावर हमारे पास सबसे ज़्यादा है, द मोस्ट हाईली यूज्ड माइक्रोस्कोप इन रेजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर आप उसको देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो आपकी रेजोल्यूशन पावर है वो, अगर उसका जो डी देखें तो वो आपका 0.2 नैनोमीटर्स है। ये इतने छोटे डिस्टेंस के दो पॉइंट्स को भी आपकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो मुकम्मल क्लैरिफिकेशन के साथ और मुकम्मल डिटेल के साथ आपको दिखा सकती है। नाउ दिस डिस्टेंस इज, सो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द डिस्टेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट एंड हाइड्रोजन सेकेंड ऑर्बिट, यानी इतनी बारीकी पे जाकर आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको रेजोल्यूशन दे सकती है प्लस मैग्नीफिकेशन के साथ, ठीक है। सो आई होप सो ये इक्वेशन आप क्लियर हुई होगी। नाउ दिस इक्वेशन d equals to lambda upon na, I reckon this is the most important equation for understanding microscopy, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो d हमारे पास सेम रहेगा, यहाँ पर d means distance in between two smallest point we are considering on, ठीक है। then lambda wavelength of illumination light, यानी वो illumination की सोर्स जिसको आप अपने ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये उस लाइट की या फिर उस वेव की या फिर उस एल्यूमिनेशन सोर्स की आपकी वेवलेंथ वो ये लैम्डा है, ठीक है। नाउ दिस एन ए, ठीक है, ये है न्यूमेरिकल अपर्चर। नाउ ये क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर मीन्स दैट द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्लूड or grasp the various rays of light coming from each illuminated part of the specimen या फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर एक रेयर सी और एक छोटी सी माइक्रोस्कोप की डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से होगी। देखें, सबसे नीचे हमारे पास होता है कंडेंसर, सॉरी लाइट सोर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर
लाइट माइक्रोस्कोप को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका होता है, अगर आप मैं बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आपकी होती है स्लाइड, ठीक है। देन आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। देन आपका आई पीस होता है, ठीक है। और देन आप यहाँ पर देख सकते हैं उसको, ठीक है। सो वी हैव लाइट कमिंग आउट फ्रॉम देयर, ठीक है। यहाँ से आपकी लाइट आती है और इस स्लाइड के ऊपर, नाउ दिस इज स्लाइड, ठीक है। लेट मी लेबल इट सो अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी हो। दिस इज लाइट सोर्स, ठीक है। दिस वन इज अवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और दिस वन इज अवर आई पीस। नाउ शुड बी रिमेंबर, होता कुछ यूं है कि लाइट सोर्स से जब लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है ना, ठीक है, तो एज वी नो के इस ऑब्जेक्ट में एक ख़ास किस्म की शेप होती है हर चीज़ की, तो इसी तरह से इसकी भी होती है। कहीं पर आपकी जो मटेरियल है वो थोड़ा डेंस होता है, कहीं पर आपके स्पेसेस होते हैं, कहीं पे ब्लॉक्स होते हैं, मींस के एक फुल वेरिएशन के साथ आपकी ऑब्जेक्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो हुई होती है, ठीक है। सो जो लाइट है वो स्पेसेस से पास ऑन होती है और जो डेंस एरियाज हैं या तो उनमें एब्जॉर्ब हो जाती है या तो उनमें से डिफ्रैक्ट होती है। तो एक पर्टिकुलर एंगल के साथ, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ जो आपकी जो लाइट है, ठीक है, वो आपके इस ऑब्जेक्टिव के साथ टकराती है आफ्टर रिफ्रैक्टिंग, डिफ्रैक्टिंग एंड डिफ्लेक्टिंग थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो जब ये ऊपर आती है आपके ऑब्जेक्टिव के पास, तो यहाँ पर आके ये फिर फर्दर जो इसके प्रोसेस होते हैं वो होता है। बट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल अपर्चर। यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है या जो आपका लेंस है वो उसकी एबिलिटी कितनी है टू इंक्लूड या फिर ग्रास्प द वेरियस लाइट रेज। यानी यहाँ से जब लाइट रेज ऊपर जाएंगी आफ्टर डिफ्रैक्शन हेयर, ठीक है, तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो लेंस है, ये कितने अमाउंट ऑफ लाइट, ये कितनी रेज ऑफ लाइट को कैप्चर कर सकता है और उसको कन्वर्ट करके उसकी एक इमेज बना सकता है। नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन लेंस इज नोन एज इट्स न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। सो अगर मैं इस न्यूमेरिकल अपर्चर को मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरह से होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर, आई होप कि आपको न्यूमेरिकल अपर्चर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ समझ आई होगी। इट मीन्स दैट अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो इट इज़ समथिंग लाइक एन sin alpha. Now this is our equation number 1, so should be remembered. So this n is our refractive index, and this alpha, ठीक है, is the angle of light deflection. Now this n, it means that refractive index, and refractive index means that the ratio of speeds of light in between a media and space। यानी कि आपका ये जो n है ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, ठीक है, एक खास मीडिया में, फॉर एग्जांपल एयर, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल ग्लास, फॉर एग्जांपल लेंस, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट इन स्पेस। एज वी नो के स्पेस के अंदर जो आपकी लाइट है वो 3 × 8 यानी 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती है। ये मतलब उसकी स्पीड और उस मीडिया में उस लाइट की क्या स्पीड है, ठीक है, उसको आप जब आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। सो अगर हम लोग इस इक्वेशन को अच्छा, नाउ लेट अस टॉक ऑन अल्फा, ठीक है। सो द अल्फा मीन्स द एंगल ऑफ लाइट डिफ्लेक्शन। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर देयर, ठीक है, बिकॉज एज वी नो ना कि जब आपकी जो लाइट है वो आपके ऑब्जेक्ट्स में टकराती है तो उसके बाद एक ख़ास एंगल के ऊपर उसकी बेंडिंग होती है आफ्टर डिफ्रैक्शन थ्रू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक ख़ास एंगल के ऊपर वो लाइट मूव करती है। सो जितना ज़्यादा एंगल के ऊपर आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो जितने ज़्यादा एंगल के ऊपर जो है वो उस लाइट को कैप्चर कर सकता है, वो आपका ये वो एंगल है वो वाला, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो, ठीक है। सो this was the angle, ठीक है, and the n was the refractive index, ठीक है, और this was the overall mathematical representation of numerical aperture. Numerical aperture equals to n यानी refractive index into sine of alpha. Now what is alpha? Alpha is the half angle, ठीक है, of the light which is coming out of the object, ठीक है। So now अगर हम इस mathematical term को इस equation के अंदर रखें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। So d
equals to lambda into n into sine of alpha. Now this is our final equation. Acha, so have you ever think that why electron microscope has such a large resolution and such a large magnification? Is because of this wavelength. अच्छा, ऑन द अदर साइड वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ होती नहीं है, बिकॉज उसमें जस्ट सिंपल इलेक्ट्रॉन्स के मतलब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही होती है और एक खास एंगल के ऊपर वो टर्न होते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होते हैं। उसको हम आगे जाके बात करेंगे पर्टिकुलरली ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम लोग वेवलेंथ कंसिडर करते हैं तो वो सबसे कम है ना। सो द मोर योर वेवलेंथ इज़ शॉर्ट, या आपकी वेवलेंथ जितनी कम होती है उतना ही आपका डी जो है वो कम आता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और जितना आपका डी कम आता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आर आपकी यानी रेजोल्यूशन आपका उतना आता है। बिकॉज अगर इसी इक्वेशन को हम लोग फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग रेजोल्यूशन वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करें, सो ये कुछ इस तरह से बनेगी कि रेजोल्यूशन इक्वल्स टू एन साइन अल्फा, ठीक है, इनटू सॉरी अपॉन लेमडा। सो जितनी ये लेमडा आपकी कम होगी, यानी जितनी कम वेवलेंथ वाली लाइट सोर्स या फिर इल्यूमिनेशन सोर्स आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इल्यूमिनेशन मिलेगी। और जितना ज़्यादा आपका रेशो ज़्यादा आएगा, फॉर एग्जांपल ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर बात की जाए तो आपकी जो एयर है उसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। देन पानी के अंदर आपका समथिंग 1.33 होता है, ठीक है। ग्लास के अंदर आपका 1.5 होता है, ऑयल के अंदर भी आपका 1.5 होता है, ठीक है। सो अगर आप जितना ज़्यादा इस एन को रखते हैं, मतलब जितना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इन बिटवीन द मीडियम, मतलब इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एयर एंड ऑब्जेक्टिव, जितना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ही ज़्यादा आपकी रेजोल्यूशन आती है। इसीलिए हम लोग आमतौर पे जब आप लाइट माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो आप डाई के साथ साथ ऑब्जेक्ट के अंदर ग्लिसरीन भी डालते हैं या फिर किसी किस्म का ऑयल डालते हैं। वाई? इट इज़ बिकॉज टू उसका एक काम होता है कि आपके ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हाइड्रेट रखे, थोड़ा सा सॉफ्ट रखे, और मोर इम्पोर्टेंट वर्क होता है टू इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर आपने देखा ये अल्फा, ये एंगल, जितना ज़्यादा ये एंगल होगा, बिकॉज राइट नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव है, ये एक लेंस है जिसका आपका जो एंगल है, जो अल्फा है वो कम है, इट इज़ अबाउट 15 डिग्री, ठीक है। और जो दूसरा है इट इज़ मोर एंड इट इज़ 110 डिग्री ओवरऑल, ठीक है। सो जितना ज़्यादा आपका ये अल्फा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका हाफ एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी रेजोल्यूशन होगी। So yeah, that was it with the introduction part of the microscope. I hope so that you have understood all the concepts which I want to taught you, and you have understood completely the basic know-how of microscope, and you know now okay, how this microscope actually works. So if you like this video, so please share it with your friends or anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। Thank you so much for watching this video. Goodbye.